हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि कक्षा 7वीं के लिए मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रदान की गई है। आज हम इसका अध्याय 11 प्रकाश देखेंगे कि इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं हम उनके उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश अध्याय 11। सबसे पहले इसमें पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी दी गई है, इसको आप पढ़ के इसको पूरा कर सकते हैं। इसमें आपको जो सफेद प्रकाश सूर्य का प्रकाश होता है उसमें जो जो रंग होते हैं, वर्ण विक्षेपण की घटना के बाद हमें जो रंग दिखाई देते हैं इंद्रधनुषीय रंग, वो रंग हमें इसमें भरना है। तो ये आपको यहाँ पर दिए गए हैं, रंग भी दिए गए हैं, आपको क्रम से इनको भरना है। तो आप इसको पूरा कर सकते हैं और ये कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से सही विकल्प। सही विकल्प के जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें पहला ही प्रश्न हमें देखने को मिलेगा कि पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं। तो पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। प्रश्न 2 है, इसमें पूछा गया है कि बूझो यह जानना चाहता है कि सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है जो हमें इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं। तो सूर्य का प्रकाश है जो वो बना है 7 रंगों से मिलकर, जो कि हमने अभी पाठ के पूर्व की तैयारी में भी दिए हुए हैं। तो कितने रंगों से मिलकर बना होता है सूर्य का प्रकाश? 7 रंगों से। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दंत चिकित्सक दांतों को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दंत चिकित्सक अर्थात जो डेंटिस्ट होते हैं, दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो दांतों को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। तो हमारा विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि पहेली ने एक लेंस को हाथ में लेकर स्पर्श किया, वह किनारे पर पतला एवं बीच में मोटा प्रतीत हुआ, वह लेंस होगा। तो वह लेंस होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर कैसा होता है? पतला। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। चलिए अगला प्रश्न है जो इसमें पूछा गया है कि कॉकरोच अथवा केचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला लेंस है। तो वह लेंस है आवर्धक लेंस। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प बी आवर्धक लेंस सही उत्तर है। इस प्रकार से हमने बहुविकल्पीय प्रश्न देखे कि उनके उत्तर क्या हो सकते हैं। अब हमें अगला प्रश्न मिलेगा जिसमें कि हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए हम देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला रिक्त स्थान है कि जल का पृष्ठ भी खालिस्तान की भांति कार्य कर सकता है तथा खालिस्तान के पथ को बदल सकता है। तो देखिए जो जल का पृष्ठ है, दर्पण, यहां पर हमें भरना है दर्पण, उत्तल लेंस नहीं भरना है, ये गलती से भरा हुआ है। तो यहाँ पर आप भरेंगे कि जल का पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। तो पहले खालिस्तान में आपको भरना है दर्पण। दर्पण अर्थात उसमें हम यदि पानी स्थिर हो, जल स्थिर हो, जल का पृष्ठ, तो हम उसमें अपना चेहरा आसानी से देख पाते हैं, प्रतिबिंब देख पाते हैं। तो जल का पृष्ठ इस प्रकार से एक दर्पण की भांति भी कार्य कर सकता है, लेकिन इसमें प्रकाश अंदर भी चला जाता है। तो जो जल है प्रकाश के पथ का, जो प्रकाश का पथ है उसको भी बदल देता है। तो पहले खालिस्तान में भरा जाएगा दर्पण और दूसरे खालिस्तान में भरा जाएगा प्रकाश। यहाँ पर उत्तल लेंस की जगह आपको क्या भरना है? दर्पण। तो आप यहाँ पर भरेंगे दर्पण। दूसरा खालिस्तान है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। तो दूसरे खालिस्तान में आपको भरना है सरल रेखा। प्रकाश हमेशा टेढ़ा मेढ़ा ना चल के कैसा चलता है? सरल रेखा में चलता है। तो दूसरे खालिस्तान में आपको भरना है सरल रेखा। तीसरा खालिस्तान है कि प्रिज्म सूर्य के प्रकाश की एक किरण पुंज को खालिस्तान में विभक्त कर देता है। तो प्रिज्म प्रकाश की एक किरण पुंज को 7 वर्णों में अर्थात 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो इसमें हम भरेंगे 7 वर्णों।
अगला खालिस्तान है कि वास्तविक प्रतिबिंब को खालिस्तान पर प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो इसमें हम लिखेंगे पर्दे। अगला खालिस्तान है कि खालिस्तान से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक है। तो देखिए, इसमें हम लिखेंगे उत्तल लेंस। यहाँ पर हमें भरना है उत्तल लेंस, इसमें ये भी गलत भरा हुआ है, तो यहाँ पर आपको लिखना है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, इस खालिस्तान में आपको भरना है उत्तल लेंस। ये जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है उत्तल लेंस, तो यहाँ पर आप भरेंगे कि उत्तल लेंस से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक होता है। तो इस प्रकार से आप जो रिक्त स्थान है इनकी पूर्ति कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमें यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि स्टेनलेस इस्पात को चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है, इसका क्या कारण है। तो देखिए, प्रकाश है जो प्रकाश में एक गुण पाया जाता है जिसे कहा जाता है परावर्तन का गुण। अर्थात प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है तो वह परावर्तित होकर दिशा बदल लेती है। इसी कारण, मतलब यही कारण है कि चमकदार प्लेट प्रकाश की दिशा को क्या कर देती है, बदल देती है। जैसे कि ये एक कोई तल है या ये प्लेट की सतह है। अब प्रकाश जब इस पर आएगा तो ये टकराकर लौटेगा, लेकिन इसकी दिशा में क्या हो जाएगा, परिवर्तन, बदलाव हो जाएगा। तो इस प्रकार से चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। चलिए अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि हमें सूर्य का प्रकाश या प्रतिबिंब काले चश्मे या एक्सरे फिल्म के द्वारा ही क्यों देखना चाहिए। तो देखिए, सूर्य का जो प्रकाश होता है अत्यधिक तीव्र हो सकता है और इसमें अल्ट्रावायलेट किरणें भी होती हैं, अर्थात परावैंगनी किरणें होती हैं, और ये आंखों को हानि पहुंचा सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं। और यही कारण है कि हमें जो सूर्य की ओर जब हम देखते हैं या सूर्य के प्रतिबिंब को देखते हैं तो हमें काला चश्मा लगा लेना चाहिए, और या फिर इसको एक्सरे जो फिल्म होती है उसके द्वारा हमें देखना चाहिए, ताकि इसका प्रभाव है जो वो कम हो जाए, आंखों को हमारी नुकसान ना हो। पहेली यह जानना चाहती है कि हम वस्तुओं को किस प्रकार देख पाते हैं। तो देखिए, प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर जब आपतित होती हैं और परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कोई वस्तु रखी हुई है, अब इस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, प्रकाश किरणें इस पर आपतित होंगी, आएंगी। अब प्रकाश किरणें जब इस वस्तु पर पड़ती हैं तो इससे टकराकर परावर्तित होकर ये लौट जाती हैं, और जब ये लौटती हैं तो ये जाकर के जहां हमारी आंखों तक जब ये पहुंचती हैं तब हमें इस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर आपतित होती हैं और परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं, तब नेत्र में अर्थात हमारी आंखों में उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और हम वस्तु को देख पाते हैं। अगला प्रश्न है कि आंख, कान, गला परीक्षण करने वाले चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं और क्यों। ये जो चिकित्सक हैं अर्थात डॉक्टर हैं, आंख, कान, गला परीक्षण करने वाले जो चिकित्सक डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें आप इतना और ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि इससे इनका आकार बड़ा दिखाई देता है। क्योंकि इससे इनका आकार कैसा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न कि कोई लेंस जो किनारों पर पतला, बीच से मोटा
जिसे सूर्य की रोशनी के सामने रखकर किसी वस्तु जैसे रुई को जलाने में उपयोग किया जाता है, उसका नाम लिखिए। तो वह लेंस होगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है कि बूझो कि स्कूटर का पार्श्व दर्पण टूट गया, मैकेनिक ने उसे उत्तल दर्पण के स्थान पर समतल दर्पण लगा दिया। बूझो को गाड़ी चलाते समय किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? तो देखिए, जो उत्तल दर्पण लगा दिया गया है उससे क्या हो, उत्तल दर्पण लगाना था लेकिन लगा क्या दिया? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण, ये सामान्य दर्पण जो हम उपयोग करते हैं ये वही है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में हमें चीजें छोटी दिखाई देती हैं दूर से, और बहुत दूर तक का एरिया भी कवर होता है, क्षेत्र ज्यादा कवर होता है, तो हम आसपास के क्षेत्र को भी देख पाते हैं। उत्तल दर्पण देखिए अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है, दूर स्थित वाहनों को भी दिखा देता है, परंतु इसके स्थान पर जब समतल दर्पण लगा दिया जाएगा तो दृश्य क्षेत्र में कमी आ जाएगी, अर्थात कम ही क्षेत्र दिखाई देगा। पता चला कि वाहन पास में ही आ गया तब हमें दिखाई दिया, तो उसे जो बूझो है उसको गाड़ी स्कूटर चलाने में कई कठिनाई आएंगी, इससे ड्राइविंग में असुविधा होगी आदि अनेक समस्याओं का उसे क्या सामना करना पड़ेगा। चलिए, इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, जिसमें कि पूछा गया है कि इंद्रधनुष प्रायः वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है? तो देखिए, वर्षा के पश्चात वायुमंडल में जल के कण उपस्थित होते हैं। जब बारिश होती है, बारिश होना बंद भी हो जाए तो वायुमंडल में जल के कण उपस्थित रहते हैं, और जिन पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह उससे वर्ण विक्षेपण की घटना हो जाती है। वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रकाश के रंगों, सूर्य का जो प्रकाश होता है जब वह अपने सातों रंगों में विभक्त हो जाता है, उस घटना को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। तो यही घटना जल के कणों के साथ होती है। जब सूर्य का प्रकाश इन जल कणों की से प्रवेश करता है तो यह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और इसी कारण हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए से जेड तक कागज में लिखकर समतल दर्पण के सामने देखने पर कौन कौन से अक्षर पार्श्व परावर्तन के पश्चात समान दिखाई देंगे और कौन से समान नहीं दिखेंगे? तो देखिए, आप इनको देखकर आप समतल दर्पण के सामने कागज में लिख लिख कर आप देख सकते हैं। तो जो अक्षर हैं वो आपको समान दिखाई देंगे, वो आपको अलग लिखना है, और जो नहीं दिखाई देंगे समान, वो भी आपको अलग लिखना है। तो इसको आप करके भी देख सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10, रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता है? तो देखिए, एम्बुलेंस जो दर्पण प्रतिबिंब, जब एम्बुलेंस शब्द हमें दर्पण में दिखाई देता है तो दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब में पार्श्व बदल जाते हैं, अर्थात साइड बदल जाते हैं। हमें बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है। इसमें अपन ये लिख भी सकते हैं, इसमें जगह कम थी तो अपन ने इसको ऐसा लिख दिया कि दर्पण प्रतिबिंब में पार्श्व बदल जाते हैं। इसी कारण रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखा जाता है, जिससे जब चालक द्वारा साइड दर्पण में पीछे इसे देखा जाता है तो उसे शब्द सीधा दिखाई देता है कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, पढ़ने में आसानी होती है। यदि सीधा लिखा होगा एम्बुलेंस तो आगे चालक को एम्बुलेंस शब्द उल्टा दिखाई देगा और समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए पहले से ही जो रोगी वाहन है, एम्बुलेंस होती है, उसमें एम्बुलेंस शब्द है जो उल्टा लिखा जाता है, क्योंकि जो दर्पण प्रतिबिंब होता है उसमें इसके पार्श्व साइड्स बदल जाते हैं, बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें कि पूछा गया है कि वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में 3 अंतर लिखिए। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान बनता है, जबकि जो आभासी प्रतिबिंब है वस्तु के आकार से छोटा होता है, बनता है।
और वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में बनता है, आभासी प्रतिबिंब उत्तल और अवतल दर्पण दोनों में बनता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश कैसे यात्रा करता है, उदाहरण से समझाइए। तो प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? एक सरल रेखा में। आपको इसका उदाहरण देना है कि आप बताइए कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, आप इसको कैसे प्रूव करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे? तो देखिए, प्रकाश, इसे देखने के लिए हम एक जलती हुई मोमबत्ती को बारी बारी से एक बार सीधे पाइप से देखेंगे और एक बार ऐसे पाइप से देखेंगे जो कि टेढ़ा है। अब इस प्रकार से देखने पर जब हम सीधे पाइप से देखेंगे तो हमें मोमबत्ती की जो लौ है वो दिखाई देगी, या कोई वस्तु भी देखेंगे तो वो वस्तु हमें दिखाई देगी। लेकिन जब हम इसी को टेढ़े वाले पाइप से देखेंगे तो वस्तु हमें नहीं दिखेगी। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि प्रकाश है जो कैसे सीधी सरल रेखा में गमन करता है। चलिए, अगला प्रश्न है जो, इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि चित्र क्रमांक ए में अब दर्पण बना हुआ है, चित्र क्रमांक बी में जल बना हुआ है और चित्र क्रमांक सी में एक काला पर्दा दिया हुआ है। इनको आप ध्यान से देखिए, इसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपरोक्त दिए गए चित्र ए बी सी की स्थितियों के आधार पर प्रकाश के व्यवहार की व्याख्या कीजिए। अर्थात प्रकाश इन जो ये हमारे चित्र हैं इनमें कैसा व्यवहार करेगा, दर्पण, जल और काला पर्दा। तो देखिए, जो दर्पण है, दर्पण के साथ प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराएंगी तो ये परावर्तित होकर क्या करेंगी? प्रतिबिंब बनाएंगी। क्या बनाएंगी? प्रतिबिंब। लेकिन जब यही प्रकाश किरणें जल वाली सतह पर आएंगी, आपतित होंगी, तो ये पारगमित होकर इनकी दिशा बदल जाएगी। पारगमित होना अर्थात ये जल को पार कर जाती हैं, और जब जल को पार करती हैं तो प्रकाश किरणों की क्या दिशा है जो वो बदल जाती है। तो जल के साथ प्रकाश किरणों का व्यवहार एक तो पारगमित भी होता है और कुछ मात्रा में प्रकाश किरणें परावर्तित भी होती हैं। चलिए, तो अगला है हमारा काला पर्दा। तो काला पर्दा है जो ये प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और इसमें हमें ना ही कोई प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो जो काला पर्दा है ये प्रकाश को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 13, निम्न में बनने वाले प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। तो देखिए, ये जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनेगा तो हमें उसके लक्षण बताने हैं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी तथा बिंब अर्थात वस्तु, बिंब का मतलब क्या होता है? वस्तु। तो वस्तु के आकार का बनेगा, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी हुई होती है। तो इस प्रकार से समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी विशेषताएं होती हैं। इसी प्रकार से आपको उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उसकी विशेषता बतानी है। तो उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब एक तो आभासी होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु आकार में वस्तु से कैसा बनता है? छोटा बनता है। चलिए, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और जब वस्तु को दर्पण के मतलब इसकी जो कंडीशंस होती हैं वस्तु के रखने के आधार पर होती हैं। सामान्यतः अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है, परंतु जब वस्तु को दर्पण के बहुत पास रखा जाता है तब प्रतिबिंब देखिए आभासी भी हो सकता है, उल्टा की जगह सीधा और बड़ा भी हो, आवर्धित भी हो सकता है। तो इस प्रकार वस्तु के रखने पर प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो बदल भी सकती है। तो इस प्रकार से आप अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है जो उसको बता सकते हैं। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। जब वस्तु को लेंस के अधिक पास रखा जाता है तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित भी बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को बता सकते हैं। चलिए, अगला है अवतल लेंस। अवतल लेंस हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनाता है,
आभासी और आकार में वस्तु से छोटा बनाता है। तो इस प्रकार से आप इन जो लेंस और प्रतिबिंब के द्वारा लेंस और दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब हैं उनकी प्रकृति को बता सकते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें आपको ये चित्र है जो इसको ध्यान से देखना है, प्रश्न क्रमांक 14 में। फिर इसके बाद उत्तर देना है कि उपरोक्त चित्र में वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए दिए गए चित्र में जो वस्तु है, जो वस्तु दी गई है हमें शतरंज बोर्ड, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बना है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी है। तो इस प्रकार से हम जो प्रतिबिंब है उसके विषय में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि वस्तु दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर है तो बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा। तो देखिए इस प्रकार के दर्पण में यदि वस्तु दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर है तो बनने वाला प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न, दांतों के डॉक्टर को यदि मुंह के अंदर दांतों का अवलोकन करना हो तो अवतल अथवा उत्तल दर्पण में से कौन सा दर्पण चुनना चाहिए। अगर गलत दर्पण का चुनाव किया तो क्या परेशानी आएगी। तो देखिए जो डॉक्टर हैं वो अवतल दर्पण का चुनाव करेंगे क्योंकि इससे उन्हें दांतों का आकार कैसा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। और यदि डॉक्टर उत्तल दर्पण का चुनाव कर लेते हैं तो इससे जो वस्तु है, वस्तु का आकार कैसा दिखेगा, छोटा दिखेगा, और जिससे डॉक्टर हैं जो चिकित्सक उनको जांच करने में असुविधा होगी, परेशानी आएगी। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, जिसमें कि हमें ये एक यहाँ पर सारणी दी गई है कि अवतल दर्पण के लिए प्रेक्षण कर सारणी को पूर्ण कीजिए। इसमें आपको देखिए अवतल दर्पण के सामने जो बिंब अर्थात वस्तु की दर्पण से दूरी बताना है। ये दूरी है कि बिंब का मतलब होता है वस्तु, दर्पण से ये दूरी बताई गई है कि यदि वस्तु दर्पण के से 5 सेंटीमीटर दूर रखी हो, 10 सेंटीमीटर दूर रखी हो, या फिर 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, इस प्रकार से ये दूरी बताई गई है। अब आपको दर्पण के सामने रख कर के आपको ये बताना है कि क्या वस्तु का जो आकार है, प्रतिबिंब जो दर्पण में बनेगा वो बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, ये आपको लिखना है और ये आपको करके भी देखना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। इस प्रकार से आप ये जो सारणी है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न हमने सारे देख लिए हैं। अब यहाँ हमें प्रोजेक्ट कार्य देखना है कि अपने दैनिक जीवन में विभिन्न लेंस एवं दर्पण का उपयोग देखते हैं। इनके उपयोग नीचे दी गई तालिका में लिखते हुए तालिका को पूर्ण कीजिए। तो आप इस प्रकार से समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग हैं जो आप इनको लिख सकते हैं और ये जो सारणी दी गई है, तालिका दी गई है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं प्रोजेक्ट नंबर 2। इसमें 7 रंगों से कागज की एक वृत्ताकार शीट को रंगकर एक न्यूटन की डिस्क का निर्माण करना है एवं नीचे दिए गए स्थान पर बनाने की विधि को अपने शब्दों में लिखना है। तो आप इस प्रकार की डिस्क का निर्माण कर सकते हैं और इस डिस्क को तैयार करके आप अपनी कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर एक विधि लिखी हुई है, आप जैसे बनाएंगे उस विधि को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए हमने इस अध्याय के सारे प्रश्न और प्रोजेक्ट देख लिए हैं कि हम इन प्रोजेक्ट को किस प्रकार से कर सकते हैं और प्रश्न के उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही पढ़ाई को करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।